स्टेज संचालन की कमेटी और इस धरने को चला रही पूरे के पूरे साथी और कमेटी, मेरे सत्कारयोग सभी किसान भाई, मेरे सत्कारयोग बहनें, फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखिए, अभिमन्यु कुहाड़ जी ने जिस तरीके से जोश के साथ आपके सामने कुछ बातें रखी हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब पानी उबल जाता है ना, वो नहाने लायक तभी होता है अगर उसमें थोड़ा ठंडा डाल दिया जाए। तो ये समय की ज़रूरत है, जोश भी साथ रहना चाहिए और होश भी साथ रहना चाहिए। वो हम मिलकर काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से जब शुरू में ये आंदोलन शुरू हुआ, भले पंजाब की ओर से शुरू हुआ, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा वाले भाइयों ने इस आंदोलन को पहले दिन से ही सपोर्ट दिया है, वो सराहना योग्य है। जब हम आ रहे थे इसी रास्ते, अलग अलग रास्तों से जब पंजाब से लोग आए, तो हमें भी एक बार ऐसा लगा था कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, लोगों के ऊपर प्रेशर है, दबाव डाला हुआ है, शायद हरियाणा से इतना सहयोग अभी नहीं मिलेगा, आहिस्ता आहिस्ता लोग हमारा साथ देंगे। लेकिन जितनी जल्दी और जितने थोड़े समय में हरियाणा के लोगों ने उस समय सहयोग दिया है आंदोलन में, सरकार सड़क में खाइयाँ खोद रही थी और आपके नौजवान, हरियाणा के नौजवान अपने ट्रैक्टरों के पीछे किराए लगा पाकर उन्हें खाइयों को फिर से मतलब भरने का काम कर रहे थे और हमें हमारे लिए रास्ता बनाकर दे रहे थे, रास्ता बनाकर दे रहे थे। और जगह जगह पर बहुत थोड़े समय में लंगर लगाकर हमें रोक रोक कर खाना खिलाकर हमारा सहयोग करते हुए जब हम दिल्ली में वहाँ पर पहुँचे, तो मुझे ऐसा लगा जितने हम उतने हमारे साथ हमारे हरियाणा के भाई भी वहाँ पर बैठे थे। बहुत थोड़े समय में आप में वो जागृति आई और उसने इस आंदोलन को समझते हुए आपने सहयोग किया। और उसके बाद उस समय हम लड़ रहे थे तीन काले कानूनों को ख़त्म करवाने के लिए, एमएसपी गारंटी का कानून लेने के लिए, और 2-3 मांगे जो थी उनके लिए हम लड़ रहे थे। तो सभी सोच रहे थे कि सभी किसानों की ये लड़ाई है, सभी किसानों की मांग है, सभी को मिलकर लड़ना चाहिए, लड़ना पड़ेगा। जब 26 जनवरी को वो सरकार ने अपनी चाल चलने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो एक बार आंदोलन डगमगा गया था। उसके बाद जब हरियाणा वाले भाइयों ने फिर से उस टूटे हुए आंदोलन को कंधा लगाकर फिर से संभाला, उसके लिए मैं आप हरियाणा के एक एक व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से किया है। हम कहते हैं, आपने कहा कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, तो हमें महसूस हुआ कि सच में हरियाणा छोटा भाई। मैं तो अक्सर स्टेज पे ये कह भी देता हूँ कि हरियाणा के ऐसे जैसे आंदोलन चल रहा है ना, हरियाणा में जैसे अभी मैं देखकर सुन रहा था अभिमन्यु कुहाड़ को बोलते हुए, और हरियाणा के सभी जितने भी वक्ता बोलते हैं, ऐसे जोश होता है। तो हम जो देख रहे थे कि हरियाणा के कल्चर में, ये किसी की बस की बात नहीं है, हरियाणा के कल्चर में है कि हरियाणा के लोगों के अंदर
थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, ज़्यादा गुस्सैले होते हैं, जल्दी गुस्सा पकड़ते हैं। ये बड़ी कमाल की बात है इस बार नज़र आ रही है कि हरियाणा, मैं देख रहा हूँ कि हरियाणा के लोग और इतना ठंडा ठंडा हमारे साथ कदम के साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं। सच में बड़े और छोटे भाई की चाल मिलकर चल रही है। ये हकीकत बात मुझे नज़र आ रही है और आपकी ये प्रशंसा की बात है जो मैं महसूस कर रहा हूँ, और समय के मुताबिक इसकी ज़रूरत भी है। लड़ाई जब कभी लड़ते जाए, कभी भी हो लड़ाई, उसको देखना पड़ता है कि किसके साथ लड़ रहे हैं, आगे वाला कैसा है, उसकी शक्ति कैसी है, उसका दिमाग कैसा है। अगर उन सभी पक्षों पे हम ध्यान देते हुए लड़ाई को लड़ें तो जीत अवश्य होगी। जीत जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन इन बातों को ध्यान में ज़रूर रखना पड़ेगा। आगे वाला जो हमारा, जिसके साथ हमारी लड़ाई है, वो जितना ये कहें कि तानाशाह है, उसके साथ साथ उतना ही षड्यंत्रकारी भी है। जब षड्यंत्रकारी के साथ लड़ाई लड़नी हो ना, तब फिर बहुत ठंडे दिमाग से लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक एक को सोच कर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और लड़ाई जीतनी है ना, जीते बगैर हमारा सरेगा नहीं। एक तो लड़ाई ऐसी होती है कि लड़ाई लड़ रहे हैं, जीत ले, ना जीता गया तो ना सही। ये लड़ाई वो नहीं है। ये एक ऐसी लड़ाई है कि जिसे हर हाल में जीतना है, अधूरी नहीं छोड़ सकते। जैसे अब मन्नू कहान ने बताया कि लड़ाई हमारी संतान को बचाने की है, आने वाली नस्लों की है, हमारी बेटियों की इज्जत की लड़ाई है। जब वो लड़ाई है तो फिर ये हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें मरना भी पड़े, कुछ भी हो, लड़ाई जीतनी है, हर हाल में जीतनी है, लेकिन ठंडे रहकर जीतनी है। समझदारी से लड़ाई लड़नी है और जीतनी है। दूसरी बात मैं ये कहनी चाहता हूँ कि ये लड़ाई जीतेंगे जरूर, विश्वास से मैं बात ये कह सकता हूँ। क्यों? देखिए, 26 जनवरी को इन लोगों ने ये कहा कि तिरंगा का अपमान कर दिया, तिरंगा को ऐसे कर दिया, तिरंगा को वैसे कर दिया। ऐसी बातें हुई, नाराज़गी भी आई, आदमियों के मन में होती है, स्वाभाविक बात होती है। लेकिन उस बात को अगर ध्यान में देखा जाए, ऊपर वाला कुछ ठीक कर रहा है। इसी आंदोलन के चलते चलते बंगाल का इलेक्शन आया, हम और आप सभी मिलकर बंगाल में भी गए। वहाँ के लोगों का इतना प्यार मिला आपके इस आंदोलन को। अगर वहाँ पे बीजेपी की हार हुई है तो वहाँ की सरकार जो अब बनी है, ममता बनर्जी, उसने माना है, उसने ट्विटर पर कहा है कि हमारी जीत नहीं है, ये आंदोलनकारियों की जीत है, ये मान रही है। तो इसमें एक बड़ी बात ये और है, आप लोग सब समझदार हो, इतिहास पढ़ा है। जिस तिरंगे की ये लोग बात करते हैं, कभी कभी तो सोचते हैं भी यार कैसी बातें करने लग जाते हैं ये लोग। अगर पंजाब हरियाणा जो आज मिल गया है, इन एक बड़ी बात और भी है, उसके लिए भी मैं बधाई देता हूँ हरियाणा को कि पहले लड़ाई थी हमारी कानूनों के खिलाफ, अब लड़ाई है षड्यंत्रकारियों के खिलाफ, और उनके षड्यंत्र के खिलाफ हम एकजुट हुए हैं। ये सबसे बड़ी बात ये है। और मैं ये कहूँ कि जो अब एकता बनी है पंजाब और हरियाणा की, ये अब टूटने वाली नहीं है। इसमें बहुत कुछ निकलेगा। इधर पंजाब और हरियाणा की एकता फिर से हो जाना, और उधर बंगाल का हमारे आंदोलन को समर्थन मिल जाना। अब इतिहास पे निगाह डालिए, जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब भी बंगाल और पंजाब ही लड़ रहे थे भाइयों, और कोई नहीं था। पंजाब का मतलब ये नहीं कि केवल हम थे, आप लोग
ये इलाका उस समय एक था। हरियाणा पंजाब, अब कहा जाता है हरियाणा अलग है पंजाब अलग है, लेकिन उस समय का जो पंजाब था वो हरियाणा पंजाब का और कोई अंतर नहीं था। और बहुत सारा हिस्सा पाकिस्तान में पंजाब का चला गया। इसी इलाके से आंदोलन हुआ था और बंगाल ने भरपूर सहयोग दिया था। इन्हीं ही दो स्टेटों से लड़ा गया आंदोलन पूरे देश में भले आंदोलन नहीं हो पाया और इन्हीं दो स्टेटों ने देश को आज़ाद करवाया। और इन्हीं स्टेटों की वजह से देश को तिरंगा मिला है। जिस तिरंगे की ये लोग बातें कर रहे हैं ना, इनसे ये पूछो कि आपके आरएसएस के ऑफिस पे या बीजेपी के ऑफिस पे तिरंगा कब से झूलना शुरू हुआ है, ये तो बता दो। जिन लोगों ने खुद अभी तक तिरंगा को सलूट नहीं किया वो तिरंगा की बात कर रहे हैं। और इन लोगों को ये बात कर रहे हैं जिन लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई में क्या किसे आपकी भाषा में क्या कहते हैं, हमारी भाषा में तो उसे 92% 92% कुर्बानियाँ हमारी और आपकी हैं इस तिरंगे के लिए। तब तिरंगा देश को मिला है। ये दिखाए ना इनकी कुर्बानी क्या है। जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, इनमें से बहुत सारे नेता ऐसे मिल सकते हैं जो वहाँ से मुआफ़ी मांग कर, उनके मुआफ़ी के पत्तर पड़े हैं वहाँ उनके पास, अंग्रेज़ों के पास, यहाँ से इन्होंने माफ़िया मांगी हैं कि हम आंदोलन नहीं करना चाहते, हम नहीं चाहते ऐसी आज़ादी को। जो लोग आज देश के देशभक्त बन रहे हैं। तो मेरा मतलब कहने का, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम सब एक होकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जीतेंगे। हम जब पीछे बैठे थे, एक दो सवाल किए थे मेरे भाइयों ने हमारे साथ, मैं फिर चाहता हूं कि मैं वो आपके साथ ज़रूर सामने कर लूं ताकि सभी को पता चल जाए कि आंदोलन कहाँ पे है। देखिए, कभी आंदोलन के बारे में सभी को दिख तो जाता है लेकिन समझ में नहीं आता कि आंदोलन कहाँ पे है। आंदोलन आए दिन जीत की ओर बढ़ रहा है, हर रोज जीत की ओर बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? जो बीजेपी ये कहती थी कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, अब क्या होता नजर आ रहा है आपको? बीजेपी मुक्त भारत बनता नजर नहीं आ रहा क्या आपको? बताएं, वो क्यों हो रहा है? वो क्यों हो रहा है? वो आपके आंदोलन की वजह से, आपके आंदोलन के कारण, जितना शांतिपूर्वक आंदोलन आप सब मिलकर चला रहे हो और पूरे वर्ल्ड में इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है, पूरा वर्ल्ड आपके साथ खड़ा है, उसका आहिस्ता आहिस्ता, जैसे पानी होता है ना, कितना भी बड़ी सतह हो, समुंदर कितना बड़ा होता है, एक बूंद तेल का डालकर देखो जी उसके ऊपर, एक बूंद, वो एक बूंद जो तेल की होती है ना, वो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर आगे जाकर देखना, वहाँ से उसे पानी उठाकर देखना, वहाँ पर वो बता देगा कि इसमें तेल आ चुका है। इसी तरह जैसे वो एक बूंद तेल पानी पे फैलता फैलता पूरे पानी की सतह को ढक लेता है, उसी तरह मेरे भाइयों ये आंदोलन आहिस्ता आहिस्ता पूरे देश को अपनी लपेट में ले रहा है। 5 स्टेटों में अभिमन्यु कुहाड़ जी ने बताया आपको, बुरी तरह हार हुई है इनकी। वो इसी वजह से हुई है। अगर आज दिनों दिन जिस दिन हमारा आंदोलन शुरू हुआ है, मैं उसी दिन की बात बताऊं आपको। पहली बैठक हुई सरकार के साथ कि वहाँ पे हमारे यूपी वाले भाइयों ने एक शिकायत की कि हमारे किसानों पे 50-50 लाख के बॉन्ड भरे जा रहे हैं कि आप बॉन्ड भरो कि आप आंदोलन में नहीं जाओगे। ये यूपी की कहानी थी।
और मीटिंग में हमने सरकार के साथ साझी की थी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। इसका मतलब यूपी में बिल्कुल उस समय आंदोलन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और अब क्या हो रहा है यूपी में, आप देख रहे हो। बता के गया अभिमन्यु कुहाड़, 3,500 में से केवल 600-650 सीट जगहों पर जीतना, ये क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है। वही यूपी, पंजाब और हरियाणा में तो हम मानते हैं कि आप तो पहले ही मैंने कह दिया कि आप बहुत गुस्से वाले आदमी होते हो। आपने तो उसका कहीं जहाज़ नहीं उतरने दिया, कहीं कुछ कर दिया। और हमारे वालों ने एक दिन वो इनके एक नेता का, वो नहीं कहूँगा, हमारी बेटियां हमारे पास बैठी हैं, वो कर दिया। तो अब यूपी वाले भी कर रहे हैं, इनको दुड़ा कर मतलब गांव में से निकाल रहे हैं, अपने गांव में नहीं घुसने दे रहे। ये यूपी में भी हो रहा है। इसका मतलब आपका आंदोलन भले शांतिपूर्वक दिल्ली के बॉर्डरों पे चल रहा है, लेकिन वो अपना एहसास, अपनी होंद का एहसास पूरे देश में दर्ज करवा रहा है कि आंदोलन चल रहा है। लोग आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। 5 स्टेटों में हम जीत चुके हैं, इसमें दो राय नहीं है। 6वां यूपी भी जीत गए। तो ये आंदोलन, एक बात ध्यान देने वाली इसमें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा भी कभी, मैं भी तो आप जैसा होता था ना। मैं कुछ पहले से ही तो बूढ़ा नहीं ना जन्मा था, बच्चा था, बच्चे से बड़ा नौजवान हुआ, नौजवान से फिर बूढ़ा होया। तो हम पहले आंदोलन में जब आए तो हम भी आप जैसे काम कर दिया करते थे, ईंट भट्टा चला दिया करते थे। एक बार वो हुआ, एक आपने किसी ने पंजाब में फिरोजपुर शहर शायद देखा हो, जहाँ ये सतलुज दरिया क्रॉस करता है। हम उसके पुल के ऊपर खड़े, लाठीचार्ज पीछे करवा दिया, जो करना था, नौजवान थे, करवा दिया, काम करके बाहर भाग गए। नौजवान होता भाग ही जाता, ये लट कम ही खाता, वो तो लट के लिए तो आप जैसे बूढ़े रह जाते हो, ये तो सब भाग जाते हैं उस समय। हमने भी ऐसे किया। तो हम भागकर वहाँ पे आ गए। देखा क्या, हमारे 70 साल की आयु के बुजुर्ग, किसी की बाजू टूटी, किसी का सर पाटा, किसी के पाँव में जूता नहीं रहा, ऐसे बेचारे हम देख रहे हैं, हमारे पास से गुजर कर जा रहे हैं। तो जब देखा बैठकर बाद में कि इसमें से कुछ लाभ हुआ या नुकसान हुआ, मुझे ऐसे लगा कि नुकसान ज़्यादा हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ। मैं तो भाइयों उस दिन से ऐसे चल रहा हूँ कि आंदोलन में अगर आंदोलन करना है तो फ़ायदा ज़्यादा होना चाहिए, नुकसान कम से कम होना चाहिए। अगर नुकसान करवाएंगे तो फिर आंदोलन करने का क्या फ़ायदा हुआ। तो मेरा कहने का मतलब कि आंदोलन करते कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। आंदोलन एक जगह ऐसी होती है जिस जगह पे अब हमारा आंदोलन गया हुआ है। जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी आंदोलन हो, आपने देख लेना, लड़ते रहोगे, ज़िंदगी में लड़ना पड़ेगा और भी आगे लड़ना पड़ेगा। ये मेरी बात ध्यान में रखना, ये सच्चाई रहेगी। आपका आंदोलन जब इस स्टेज में जाएगा कि आपका आंदोलन किसी सामने वाली पॉलिटिकल पार्टी का राजनीतिक नुकसान करना जब शुरू करेगा, वो दोनों के लिए खतरनाक हो जाया करता है। उस सरकार के, उस पार्टी के लिए भी खतरनाक हो जाता है और आंदोलन करने वालों के लिए भी खतरनाक होना शुरू हो जाता है। इसलिए जब उस आंदोलन उस चरम में होता है, उस स्टेज में जब आंदोलन जाता है, फिर बहुत समझदारी से काम करना पड़ता है, क्योंकि जिसका पॉलिटिकल नुकसान होगा वो तो फिर अपना पॉलिटिकल नुकसान रोकने के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र रचेगा ना। जब वो षड्यंत्र रचेगा तो आपका नुकसान करने के लिए रचेगा, आपका आंदोलन उखाड़ने के लिए रचेगा,
आपको फेल करने के लिए रचेगा। ऐसे हालात में अब आपका आंदोलन बीजेपी का पॉलिटिकल नुकसान कर रहा है, इसलिए वो षड्यंत्र रचने में माहिर हैं, षड्यंत्र रचेंगे, रच रहे हैं। आपको उनके एक एक उनकी क्या उसे कहें साजिश चाल पर ध्यान रखना पड़ेगा। सभी को, एक को नहीं। ये जरूरी नहीं कि हमारे केवल नेता ही उस पर ध्यान रखें, आप सबको भी रखना पड़ेगा। आपको भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारे साथ, हमारे बीच में कोई षड्यंत्रकारी तो नहीं बैठा, कहीं कोई षड्यंत्र रच के हमारे आंदोलन को खराब तो नहीं कर रहा, कहीं कोई मुझे राय जो दे रहा है, कहीं कोई वो ऐसी राय तो नहीं दे रहा कि जिसको मानते हुए मैं कोई गलती कर बैठूं और वो गलती आगे जाकर हमारे आंदोलन को खराब कर दे। इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप बीजेपी का गिराव आहिस्ता 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 थल्ले ले जा रहे हो और आपके आंदोलन का गिराव आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है। ये संभालना हमारे लिए अति ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर सरकार ये समझ रही है कि ये इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, इतने सारे संगठन इकट्ठे हुए हैं, आपस में लड़ लुड़ कर निकल जाएंगे, बिखर जाएंगे, उनकी चाल ये है। इसीलिए वो इसमें देरी कर रही है। हमारे भाई सोच रहे हैं कि सरकार बातचीत क्यों नहीं कर रही, इसीलिए वो देरी कर रही है कि ये आपस में खिंड जाएंगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऊपर वाले की दया से हो रहा है कि खिंडने की बात छोड़े सरकार। अब वो राज जो कभी भी हमारा साथ देने की बात ही नहीं होती थी, किसकी, बंगाल की, देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए वो क्रांतिकारी स्टेट बंगाल अब आपका सहयोगी बन चुका है। ये आपकी जीत के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। वो सोच रहे हैं कि ये बिखर जाएंगे, उन्हें ये नहीं पता चल रहा कि ये तो पूरे वही पुराने क्रांतिकारी इकट्ठे हो रहे हैं। इनको बिखेरने की क्या बात है, पूरे देश के क्रांतिकारी अब इकट्ठे हो रहे हैं। जीतेंगे, हर हाल में ये जीत होगी, ये मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ। तो मैं फिर से आपको ये बात कहूँ मेरे भाइयों, पूरा संयम, सब्र। प्लीज़ फिर से मैं ये कहूँगा कि हरियाणा में कहीं वो गुस्सा फिर से ना जगा लेना, थोड़ा समय और ठंडा रखना। ठंडे रहकर चलेंगे तो ज़रूर जीतेंगे, 101% हम जीतेंगे। जीतना हमारी ज़रूरत है, ये आंदोलन अधूरा छोड़ना नहीं। अगर हम लोग आंदोलन अधूरा छोड़ गए, किसी की भी गलती से, गलती हमारे से भी हो सकती है, गलती आपसे भी हो सकती है, किसी से हो सकती है, अगर किसी एक की भी गलती से हम आंदोलन हार गए तो मान लेना इतना बड़ा आंदोलन दोबारा खड़ा नहीं होगा। तो फिर अपने आप को, अगर मेरी गलती से आंदोलन हारे तो पूरे देश को डुबोने का जिम्मेदार मैं हूँ ना, इस आंदोलन को बर्बाद करने का जिम्मेदार मैं हूँ ना। तो फिर ये आप भी सबको अपने पे ये बात लेनी पड़ेगी कि अगर आप में से किसी की भी गलती से, जरा सी भी गलती से, जरा सी भी चूक से अगर हम ये आंदोलन हार गए तो फिर दोबारा आंदोलन खड़ा नहीं हो पाएगा। अगर आंदोलन ना जीत पाए, आंदोलन खड़ा ना हो पाया, तो मान लेना कि ज़मीन है, किसी के पास जायदाद नहीं रहेगी। और अगर ज़मीन जायदाद नहीं रहेगी तो मैं लास्ट में एक बात कहूँ, सभी को ये पता नहीं होता कि ज़मीन की वैल्यू क्या होती है। मैं बहुत बार पूछता हूँ कि भाई ज़मीन की कीमत क्या होती है। कोई बोल देता है 10 लाख है जी, कोई बोल देता 20 लाख है जी, कोई बोल देता 40 लाख है। ऐसे ही बहुत बड़ी कीमत है। 1 एकड़ ज़मीन का मालिक हो कोई भी आदमी, केवल 1 एकड़, 1 एकड़ ज़मीन के मालिक की बहू बेटी को कभी आपने अपने ही खेत में जोना लगाते हुए देखा है क्या? बताओ, देखा कभी किसी को? नहीं ना देखा। क्यों?
क्योंकि उसके बाप के पास, उसके ससुर के पास 1 एकड़ ज़मीन है और एक गरीब, एक मजदूर की बेटी उसी आपके 1 एकड़ में वही झोना लगाने का काम कर रही है। बताए कर रही है ना? क्यों कर रही है? क्योंकि उसके पास, उसके बाप के पास वो एकड़ नहीं है, तभी करना पड़ रहा है ना उसको। तो जब हमारे से ज़मीन छिन जाएगी तो फिर सोचना हमारी बेटी को भी किसी के खेत में जाकर काम करना पड़ेगा। अब जब गरीब की, मजदूर की बेटी काम करने जाती है ना, वो एक हौसले पे जाती है, जिस खेत में मैं काम करने जा रही हूँ वहाँ पे मेरा ताया है, वहाँ पे मेरा चाचा है, वहाँ पे मेरा बाबा है, कोई खतरा नहीं वहाँ पे। जब ताए बाबे चाचे की ज़मीन नहीं रहेगी, कारपोरेट लोगों की ज़मीन बन जाएगी, ये अडानियों अबानियों की ये ज़मीन बन जाएगी, तो उन कारपोरेटों के फैक्ट्रियों में, उनके घरों में, उनके बच्चों के लिए खिलाड़ी का काम करना, उनके रसोई का काम करना, उनके कपड़े धोने, ये काम हमारी बेटियों को करने पड़ेंगे। अगर वो करने पड़ेंगे भाइयों, तो वहाँ से इज्जतें सही सलामत वापस नहीं आएंगी। हमारी लड़ाई ये है। अब समझ आई कि ज़मीन की कीमत क्या है। अब बताओ, ये ज़मीन रखनी है, रखनी है ना? रखनी है तो फिर भले आंदोलन जितना मर्जी लंबा जाए, कसम खाएं कि शांतिपूर्वक लड़ेंगे और जीतना है। जीतने समय तक हम ये आंदोलन जारी रखेंगे, किसी कीमत पर इस आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। यही हमारा आपसे ये निवेदन है मेरे भाइयों। धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की